जय श्री राम, जय महाकाल। दोस्तों ज़्यादातर लोग ना, जैसे कि दिल्ली, फरीदाबाद, हरियाणा, नोएडा और भी ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पर 90% लोग किराए के मकान में रहते हैं। और ये जितने भी लोग हैं ना, ये केवल मिडिल क्लास फैमिली ही होती है, क्योंकि ये लोग किराए के मकान में इसलिए रहते हैं ताकि ये फैक्ट्री में 12 घंटे की जॉब करके जब ये शाम के टाइम आए अपने घर पर तो बेचारे ये चुपचाप थके हारे आकर सो सकें। लेकिन दोस्तों, दिल्ली में मैंने एक चीज़ ये देखी है, क्योंकि मैं दिल्ली अक्सर आता जाता रहता हूँ, कि वहाँ पर जितने लोगों का खुद का घर है ना, वो कंपनी में या फैक्ट्री में कभी भी वर्कर का काम नहीं करता। ये जो उनका खुद का घर होता है, या तो वो आपके मैनेजर होंगे या उस कंपनी या फैक्ट्री के मालिक होते हैं। तो अब आप ऐसा, कई लोग कमेंट करेंगे कि अरे भाई ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत सारे वर्कर हैं जिनका दिल्ली में खुद का मकान है। तो भाई आप पहले उस इंसान से ये जाकर पूछो कि भाई तू और तेरी फैमिली कितने सालों से इस दिल्ली में जॉब कर रही है, क्योंकि भाई दिल्ली जैसे शहर में खुद का मकान बनाना ना बहुत बड़ी बात होती है। तो आज की जो ये मेरी कहानी है, ये बल्लभगढ़ की है, जिसे राजा नाहर सिंह भी कहते हैं, और ये फरीदाबाद में पड़ता है। और दोस्तों, ये कहानी ना मेरे किसी सब्सक्राइबर या मेरे किसी फ्रेंड सर्कल में किसी की नहीं है, बल्कि ये खुद मेरे मौसी जी की आप बीती है। और ये कहानी ना ज़्यादा पुरानी नहीं है, बल्कि यही पिछले साल की है। तो हुआ ये कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई मैं प्रयागराज में रहता हूँ, और मेरे को लास्ट ईयर गोविंदपुरा में, दिल्ली में है एक जगह गोविंदपुरा में मेरे को आया एक पॉडकास्ट के लिए इनविटेशन। अब आपको ये लगेगा कि यार मैं कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा, तो कमेंट सेक्शन में मैंने उस पॉडकास्ट का लिंक दे रखा है। तो हुआ ये कि जो गोविंदपुरा 20 से 25 मिनट के डिस्टेंस पे है बल्लभगढ़ से। तो मैं यहाँ से जब भी प्रयागराज जाता हूँ तो मैं सीधा पहले बल्लभगढ़ जाता हूँ अपनी मौसी के यहाँ स्टे करने। तो उस दिन भी मैं अपने मौसी जी के यहाँ पहले गया, थोड़ा रेस्ट किया, और फिर मेट्रो से मैं चला गया भाई गोविंदपुरा पॉडकास्ट देने के लिए। शाम के टाइम जब मैं वापस मौसी जी के घर पे आया, और ये बता दूं कि मेरी मौसी जी भी किराए के मकान में रहती हैं, क्यों, और मेरे मौसा और मौसी दोनों कंपनी में काम करते हैं। तो इसी तरह शाम के टाइम हुआ ये कि खाना पीना हमने खाया, और ये जून या जुलाई मंथ की बात है ये। तो उस टाइम हम खाना वाना खाकर अपना आराम से हम लोग छत पे बैठ गए, क्योंकि लाइट थी नहीं। और यार एक चीज़ मैंने नोटिस की है, हमारे प्रयागराज में तो मैंने ऐसा कभी देखा नहीं है, मतलब ज़्यादातर, लेकिन दिल्ली में यार मैंने हर जगह देखा है, बल्लभगढ़ में देखा है। तो वहाँ पे क्या है ना कि छत जो होते हैं ना बहुत बड़े बड़े होते हैं, और आपस में सभी के छत ना एकदम चिपके हुए होते हैं। तो उस टाइम पर क्या हुआ कि ढेर सारे किराएदार उस मकान में रहते थे। तो छत पर बैठकर हम सभी आपस में बातें कर रहे थे। तो मौसी ने पूछा कि बेटा ये बताओ तुम्हारा पॉडकास्ट कैसा गया। तो मैंने कहा मौसी जी सब तो बढ़िया है, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है कि जो आप लोग, जो पिछला जो किराए का मकान था आप लोगों ने वो क्यों छोड़ दिया है और यहाँ पे क्यों आके सेटल हो गए, क्योंकि वो जो था ना वो थोड़ा पास में पड़ता था, और ये जहाँ पे अभी मैं स्टे किया था मौसी जी के यहाँ वो थोड़ा दूरी पर था। तो मैं समझ गया, क्योंकि यार देखो मेरी मौसी जी के जो बच्चे हैं ना सब वही 10-11 साल, 12 साल, 8-9 ऐसे ही एज के हैं। तो मैं समझ गया। तो मैंने मौसी से बोला कि अच्छा मौसी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके बच्चे फिर से किराएदारों को या मकान मालिक को परेशान किया हो, तो इसकी वजह से आपको निकाल दिया। तो मेरी मौसी ने कहा नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है। दरअसल क्या है ना कि मेरी मौसी के जितने भी बच्चे हैं सभी शैतान हैं, एक से बढ़ के एक। और यार उनको दूसरी जगह शिफ्ट होने का सबसे बड़ा कारण यही होता था कि उनके बच्चे इतना परेशान करके रख देते थे किराएदारों को, मकान मालिक को, कि उन्हें मजबूरन उन्हें निकालना पड़ता था। तो मौसी ने कहा नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, बात कुछ और है। और ये बोलते ही ना मौसी के चेहरे पे एक अजीब सा डर दिखने लगा। तो मैंने कहा मौसी क्या बात है बताओ। तो अब मेरे मौसा जो थे वो भी मौसी को देख रहे थे। तो मैंने कहा क्या हुआ, आप लोग कुछ छुपा रहे हो क्या। तो मौसा ने कहा नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है। तो कुछ देर शांत रहने के बाद मौसी ने कहा कि जिस पिछले किराए के मकान पे हम लोग रहते थे, जब वहाँ पे वो लोग नए नए शिफ्ट हुए, तो मौसी ने बताया कि जो उनका
पिछले वाला जो किराए का मकान था, जिस रूम में वो शिफ्ट हुए थे, जब वो लोग फर्स्ट टाइम वहाँ पर गए तो मेरी मौसी को ना एक अजीब सी घुटन सी महसूस होने लगी। मतलब कि उनको भारीपन सा बहुत महसूस हो रहा था। तो मौसी को लगा कि हो सकता है कि थकावट की वजह से होगा। उन्होंने इस बात को इग्नोर किया और वो सभी अपना सामान उमान इधर उधर शिफ्ट करके वो सभी सो गए। मेरी मौसी बताती हैं कि वो हर सुबह 5 बजे उठती हैं, और क्योंकि भाई मेरी मौसी को, मौसा को, ये दोनों को कंपनी में जॉब करने के लिए जाना पड़ता है, और उनके जो बच्चे थे वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, तो सुबह 5 बजे ही वो सबके लिए टिफ़िन उफ़िन बना दिया करती थी। तो ऐसे ही उस दिन उन्होंने बच्चों के लिए और मौसा के लिए टिफ़िन बना दिया। अब मेरी मौसी जो है वो टिफ़िन लेकर नहीं जाती थी, क्योंकि जिस कंपनी में मेरी मौसी काम करती थी उनके घर से थोड़ी ही दूर पर था, और जो मेरे मौसा थे उनकी कंपनी थोड़ी दूरी पे थी। तो हुआ ये कि लंच के टाइम वो क्या करती थी, जब 2 बजे उनकी कंपनी से लंच टाइम होता था तो वो घर आकर खाती थी। तो ऐसे ही उस दिन क्या हुआ कि जब मौसी लंच टाइम पे आई घर पे खाना खाने के लिए, तो मौसी ने बताया कि सूरज, तुम यकीन नहीं करोगे कि जब मैंने किचन से खाना निकाला ना, तो वो देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने कहा कि वो खाना इतना ज़्यादा बदबू कर रहा था और ऐसा लग रहा था वो कई महीनों से उसी किचन में पड़ा हुआ है, यानी कि वो खाना पूरी तरह से सड़ चुका था। अब मौसी ने कहा कि यार इतनी गर्मी भी नहीं थी कि वो खाना इतनी जल्दी ख़राब हो जाए। तो उस दिन क्या हुआ, मौसी ने बिस्किट खाया और उस दिन किसी तरह मैनेज कर लिया। और अगले दिन जब वो फिर से लंच टाइम पर जब वो घर पर आई, तो भाई साहब फिर से उनके साथ यही हुआ कि उनका खाना फिर से ख़राब हो गया, और ऐसा ही लगातार 4-5 दिनों तक चला। अब मेरी मौसी को ना बड़ा अजीब सा लगा कि यार आखिर ये हो क्या रहा है। तो उन्होंने भी फैसला किया कि अब से वो भी अपना टिफ़िन लेकर जाएंगी। और यार अब आप लोग चाहे जो सोचो, उस टाइम उनका खाना बिल्कुल फ्रेश था कंपनी में। मेरी मौसी ने कहा कि यार आखिर चल क्या रहा है। तो उन्होंने मतलब कि इस बात पे ज़्यादा गौर नहीं किया और इग्नोर कर दिया। लेकिन चीज़ें तो धीरे धीरे तब बिगड़ती गई जब उनके साथ और ज़्यादा पैरानॉर्मल चीज़ें होने लगी। तो मेरी मौसी ने बताया कि सूरज, जब रात के टाइम मैं सोती थी तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था। ऐसा लगे कभी कि कोई मेरे बालों को सहला रहा है, कोई मेरे बालों को नोच रहा है, कभी कोई उनके तलवे पे गुदगुदी लगा रहा है, कोई उनकी कमर पर पकड़ रहा है। तो जब वो रात को उठ के देखती थी ना तो कोई भी नहीं होता था। अब ये चीज़ें 1 हफ्ते तक चल रही थी। फिर इसी तरह एक किस्सा उन्होंने बताया कि ये संडे का टाइम था और उस टाइम कंपनी की छुट्टी थी, तो बच्चे भी घर पे थे और मौसा बाहर गए हुए थे किसी काम से। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि यार संडे का दिन ऐसा होता है, जो कंपनी में काम करते हैं या फैक्ट्री में काम करते हैं, उनके पास यही एक स्पेशल डे होता है जिसमें वो कहीं घूम सकते हैं, या फिर घर की साफ़ सफाई हो गई, या फिर कपड़े धोना, कुछ भी एक्स्ट्रा काम वो आराम से कर सकते हैं। तो दोपहर के टाइम मेरी मौसी कपड़े धुल रही थी। तो मौसी ने बताया कि जब वो कपड़े धुल रही थी तो अचानक जो कपड़े धोने वाला जो ब्रश होता है, उस ब्रश को किसी ने पीछे से उनके पीठ पे खींच के मारा। मौसी को इतना ज़्यादा दर्द हुआ उस टाइम, वो गुस्से से जब पीछे मुड़ के उन्होंने देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। मौसी उठ के भी बाहर गई, देखा कि शायद हो सकता है कोई बच्चा हो या कोई किराएदार हो। देखा तो कोई नहीं, आसपास बिल्कुल सन्नाटा। बच्चे अंदर रूम में टीवी देख रहे थे। उनको लगा कि यार ये कौन हो सकता है। मतलब मेरी मौसी ऐसी है ना कि वो पैरानॉर्मल चीज़ों को नहीं मानती है उतना, तो इसलिए वो हर बात को इग्नोर करती चली गई। लेकिन यार सबसे अजीब बात तो तब हुई जब उन्होंने पूरे कपड़े धुलकर एक बड़ी सी बाल्टी में जितने भी गीले कपड़े थे उन्होंने रख दिया। उन्होंने सोचा कि चलो पहले कुछ खा लेती हूँ, फिर बाद में अपना छत पे जाके कपड़े फैला दूंगी। लेकिन यार करीब 10 मिनट के बाद जब वो वापस आई ना, तो जो उन्होंने देखा उसे देख के उनकी आंखें बिल्कुल फटी की फटी रह गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके जितने भी धुले हुए कपड़े थे वो सभी लैट्रिन की सीट पर पड़े हुए थे। किसी ने एकदम बुरी तरह से फैलाया हुआ था। ये देख के मेरी मौसी को ना इतना ज़्यादा गुस्सा आया और थोड़ा उनको अजीब भी लगा। उन्होंने सोचा कि जरूर ये किसी किराएदार ने किया होगा या किसी बच्चे ने किया होगा। वो तुरंत जब मतलब देखने लगी तो कोई किराएदार नहीं था।
क्योंकि भाई दोपहर का टाइम था, सभी किराएदार या तो घूमने गए हुए थे या फिर सो रहे थे और उनके बच्चे तो यार अभी भी टीवी देख रहे थे। मेरी मौसी ने बताया कि सूरज, उस टाइम भी मैंने इस चीज़ पे गौर नहीं किया कि ये कोई ऊपरी चक्कर है। उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया। लेकिन यार एक चीज़ मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये जितनी भी पैरानॉर्मल चीज़ें थी ना, ये केवल मेरी मौसी के साथ हो रहा था, ना तो उनके बच्चों के साथ हो रहा था और ना ही उनके हस्बैंड के साथ। मौसी को मतलब धीरे धीरे डर लगने लगा था, इसलिए उन्होंने पूजा पाठ करना कुछ ज़्यादा ही स्टार्ट कर दिया। लेकिन इन सब चीज़ों का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, जब बल्कि ऐसा लगा ना कि ये पैरानॉर्मल चीज़ें और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। लेकिन यार एक दिन तो मेरी मौसी की इतनी बुरी हालत हो गई कि उन्होंने उसी दिन फैसला कर लिया कि मुझे इस किराए के मकान में रहना ही नहीं है। तो हुआ ये कि रात का टाइम था, कंपनी से थके हारे दोनों मौसी और मौसा आए थे। दोनों खाना पीना खाकर अपना सो गए थे। अब जैसा कि यार आप लोगों को भी पता है कि गर्मी के टाइम में लाइट कितना कट होता है, ठीक है। इतना तो ठंड में लाइट नहीं कट होता जितना गर्मी में कट होता है। तो उस टाइम भी ऐसा ही हुआ कि सभी खाना पीना खा के अपना सो रहे थे। अब हुआ ये कि यार रात के करीब मौसी ने बताया कि 12 या 12:30 हो रहे थे, अचानक लाइट चली गई। अब मौसी को ऐसे तो भाई गर्मी में उनको कभी बेचैनी नहीं होती, लेकिन उस दिन ना अंदर से उनको बड़ा बेचैन सा फील होने लगा, बड़ा भारीपन सा महसूस हो रहा था। मौसी ने देखा तो उनके हस्बैंड और बच्चे आराम से सो रहे गर्मी में भी। तो मौसी को लगा कि यार मुझे अंदर से बेचैनी सी हो रही है, तो वो बाहर उठ के सोचा कि चलो छत पे टहल लेती हूँ, क्योंकि भाई उन्हें पता ही था कि यार 12 12:30 हो रहा है, तो जितने भी किराएदार होंगे वो सभी छत पे सो रहे होंगे। तो रिलैक्स होके वो अपना चली गई छत पे। लेकिन भाई साहब उस रात ना कोई भी किराएदार यानी एक बंदा भी उस छत पर नहीं था। ये चीज़ मेरी मौसी को बड़ी अजीब लगी, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि चलो यार कोई नहीं, थोड़ा टहल लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं नीचे चली जाऊंगी। मेरी मौसी को छत पे आए हुए मुश्किल से 2 मिनट ही हुआ होगा। वो छत पे टहल रही थी और चांदनी रात थी। तभी उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनके पीछे पीछे उनके साथ चल रहा है। अब उन्हें ऐसा क्यों लगा? क्योंकि जो भी इंसान या कोई भी मतलब अब कुछ भी हो सकता है, जो उनके पीछे था उसकी परछाई मेरी मौसी के आगे दिख रही थी। अब ये चीज़ भाई साहब मेरी मौसी को डराने के लिए काफ़ी था। भाई साहब अगर मैं होता या आप होते ना, हमारी भी हालत ख़राब हो ही जाती। अब मेरी मौसी ने डरते डरते जब पीछे देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। अब मेरी मौसी ने कहा कि मुझे यहाँ पे सही नहीं लग रहा है, अब मुझे नीचे जाना चाहिए। मेरी मौसी ने जैसे ही सीढ़ी उतरने के लिए पहला कदम रखा, अचानक उन्हें ऐसा लगा कि पीछे से किसी ने उन्हें जोर से धक्का दिया और वो सीढ़ी से लुढ़कते हुए इतनी बुरी तरह से नीचे गिरी ना कि उनके पीछे के 2 दांत टूट गए और उनके हाथ पे बहुत ही गहरी चोट आई। अचानक सीढ़ी से नीचे गिरने पर उनके हाथ में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि वो उनके बर्दाश्त से बाहर था। लेकिन जब उन्होंने सीढ़ी के ऊपर साइड देखा, यानी कि वो सीढ़ी से जब नीचे गिरी और जब उन्होंने ऊपर की ओर देखा, तो भाई साहब उसी सीढ़ी पर उन्हें एक लंबी और एक काली सी परछाई, वो किसी औरत की परछाई थी जो वहां पे खड़ी हुई थी। ये देखते ही मेरी मौसी को ऐसा लगा कि उनका सारा दर्द गायब, क्योंकि वो इतनी बुरी तरह से डर गई थी कि वो चीखने चिल्लाने लगी। और जहाँ पे मेरी मौसी ने बताया कि जो सीढ़ी थी वहाँ पे सीख की एक झाड़ू होती है, यानी कि जो कांटे वाली लकड़ी नहीं होती झाड़ू, वो थी जिसको सीख की झाड़ू बोलते हैं। उन्होंने वो झाड़ू उठाया और हवा में ही चलाने लगी और भूत भूत कह के चिल्लाने लगी। दोस्तों हमारे बड़े बुजुर्ग ये हमेशा कहते हैं कि जो भूत प्रेत ये सभी होते हैं ना, उनको झाड़ू से बहुत डर लगता है, इसलिए उनके हाथ में वो झाड़ू आया और वो भूत भूत कह के चिल्लाने लगी। अब उनकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर जितने भी किराएदार थे और मेरे मौसा थे, वो सभी भागते हुए उनके पास आए। मेरी मौसी ने बताया कि जैसे ही मैंने उन लोगों को देखा मैं तुरंत बेहोश हो गई, और अगले दिन जब उनकी आंख खुली ना, तो उन्होंने बस एक ही रट लगा रखी थी कि मुझे इस किराए के मकान में नहीं रहना है, बस मुझे किसी भी तरह से यहाँ से निकलना है। तो मेरे मौसा ने कहा कि क्या हुआ, बात तो बताओ। तब मेरी मौसी ने
जो भी इतने दिनों से उनके साथ हो रहा था वो सारी घटना मेरी मौसी ने मेरे मौसा को बताया। ये सुन के उन्हें भी बड़ा अजीब लगा। उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, मैं आज ही देखता हूँ कि हमें कोई किराए का मकान मिलता है कि नहीं दूसरा। और यार किस्मत से उसी दिन शाम के टाइम उन्हें किराए का मकान मिल गया, जहाँ पे उस टाइम मैं ठहरा हुआ था, उनसे छत पे बातें कर रहा था। जब वो लोग उस दूसरे किराए के मकान में जब वो लोग शिफ्ट हो गए तो तब उन्हें पता चला कि असल में उस किराए के मकान में जिस रूम में वो लोग रहते थे, असल में वहां पर एक औरत की आत्मा भटकती थी। अब इसकी पीछे की हिस्ट्री ये थी, वहाँ के जो और भी किराएदार थे वो ये बताते थे कि इसी मकान में यानी कि इसी रूम में एक हस्बैंड वाइफ रहा करते थे। उसका जो पति था उस औरत का, वो एक नंबर का बेवड़ा, शराबी, नशेड़ी, मतलब उसके अंदर हर तरीके का नशा था और वो दारू शराब पीकर अपने घर पे पड़ा रहता था। और उसकी जो पत्नी थी वो कंपनी में काम करती थी और घर का सारा खर्चा केवल वही पूरा करती थी। और जब भी उसकी पत्नी को सैलरी मिलता था तो वो उसका पति जो ना उसकी आधी सैलरी छीन लेता था अपनी दारू शराब जुआ सट्टा ये सब खेलने के लिए। तो भाई अब आप लोग बताओ कि जैसे जो लोग भी कंपनी में काम करते हैं, अगर आप लोग भी मेरी ये वीडियो देख रहे हो, जो लोग अगर किसी कंपनी में या फैक्ट्री में अगर काम करते हो तो कमेंट करके बताना कि ये बात बिल्कुल सच है कि नहीं। भाई हम कहीं पे भी काम करते हैं कंपनी फैक्ट्री में तो वहाँ पर हमारी किसी न किसी से दोस्ती यारी हो ही जाती है। और यार अक्सर मैंने भी देखा है कि जब लोग कंपनी से या फैक्ट्री से या किसी भी वर्किंग फील्ड में लोग जब भी बाहर निकलते हैं तो भाई हंसते बोलते या कोई ना कोई दोस्त यार होता ही है। तो उसकी दोस्ती एक आदमी से हो गई, भले ही मैं मानता हूँ कि वो औरत गलत नहीं थी, उसकी दोस्ती यारी हो गई क्योंकि वो लोग उसी मोहल्ले में रहते थे। तो बात करते करते हंसते हुए अपना आ रहे थे और भाई ये चीज़ उसके पति ने देख लिया। अब उसके गुस्से की कोई सीमा ही नहीं थी। घर आने के बाद उसने अपनी बीवी को इतना मारा कि वो बेचारी अधमरी हो गई। और उसको उस बेवड़े इंसान को फिर भी सुकून नहीं मिला। और जब वो रात के टाइम उसकी पत्नी सो रही थी तो तकिए से उसका मुंह दबाकर उसे मार दिया। और तब से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा उसी कमरे में भटकती है। और अब पता नहीं भगवान जाने कि मेरी मौसी के पीछे वो क्यों पड़ी थी, लेकिन ये है कि रूम चेंज करने के बाद फिर उनके साथ कभी भी वो पैरानॉर्मल चीज़ें या कभी भी नहीं हुआ। तो ये थी मेरी रियल स्टोरी जो कि मेरी मौसी ने मुझे बताई थी। तो यार उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। एंड अगर आप लोग भी अपनी रियल स्टोरीज़ मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो आप लोग इंस्टा पे शेयर कर सकते हो, या आप लोग किस टॉपिक पे सुनना चाहते हो वो टॉपिक बताओ। और यार भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी फीडबैक हो, अच्छा हो बुरा हो, मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, स्टोरी टेलिंग में क्या इम्प्रूव करना चाहिए, मतलब कुल मिला के आप अपना फीडबैक दो कि मेरी वीडियोस में ऐसा मैं क्या सुधार करूं कि आप लोगों को और अच्छा लगे। बाकी आप लोग बस अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए ताकि मैं इसी तरीके मोटिवेट रहूं आप लोगों के लिए स्टोरीज़ लाने के लिए। तो चलिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट।